हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और बच्चों, एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी की एक और नई क्लास। और ये क्लास हमारी लोकोक्ति का दूसरा पार्ट है। लोकोक्ति जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैं आप सभी के लिए एक और क्लास बना चुकी हूँ और आज की जो हमारी क्लास है वो इस टॉपिक की दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी एसएससी जीडी के पेपर में जो बच्चे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं उन्हें हिंदी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके लिए वो आपके विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इनकी मैं क्लासेस आप सभी के लिए पहले ही बना चुकी हूँ। और अभी मैंने आपके लिए मुहावरे की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की हैं और ये हमारी लोकोक्ति की क्लासेस हैं। इसके बाद मैं आगे देखूंगी कि आपके लिए और कौन सा टॉपिक है वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसके अलावा आपके वर्तनी शुद्धि और आपके वाक्य शुद्धि, ये टॉपिक भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी क्लासेस को बस आपको रूटीन से देखना है और मैं इन टॉपिक पे भी आपके लिए क्लासेस जरूर बनाऊंगी। तो बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो है बच्चा हमारा आज का जो क्वेश्चन है लोकोक्ति है। पहली लोकोक्ति क्या है दोस्तों? का बरखा जब कृषि सुखानी, है ना। सिंपली अगर हम इसको भी समझते हैं, बरखा का मतलब है यहाँ पर वर्षा से, कि अगर जब खेत सूख गए, बिल्कुल उजड़ गए और उसके बाद बारिश हो रही है तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी कि काम बिगड़ने पर सहयोग व्यर्थ होता है, सहयोग व्यर्थ होता है। ठीक है, आज मार्कर जो है वो एक इसकी ब्लू इंक जो है वो अभी नहीं है, तो मैं आपको आज आंसर जो है वो ब्लैक से ही लिखूंगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर एरो लिखा है और एरो लगने के बाद जो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा यानी कि वो उसका अर्थ होगा। ठीक है, आपसे पेपर में ध्यान रखिएगा, ना ही आपसे वाक्य प्रयोग पूछा जाता है, ना ही आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि आप इसका कोई वाक्य प्रयोग बना के दिखाइए। बस आपको ऑप्शन में अर्थ दिए जाते हैं, तो बस आपको उनका अर्थ चूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अर्थों को समझना है और अर्थ को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर वाक्य में प्रयोग करके भी बताती हूँ, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ठीक है, तो का बरखा जब कृषि सुखानी यानी कि काम बिगड़ने पर सहयोग व्यर्थ होता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका घर नीलाम हो रहा है ना, नीलाम बल्कि हो चुका है ना। नीलामी जब हो चुकी है, अब अगर हम बाद में क्या करें, उसकी मदद करें जाकर कि भाई जाओ लो इतना पैसा ले लो, तुम अपने घर को बचा लो। लेकिन जब नीलामी हो चुकी है, उसका घर उसके हाथ से निकल चुका है, तो सीधी सी बात है अब उसके लिए क्या हो जाएगा कि उसके लिए हम यही कहावत का प्रयोग करेंगे, का बरखा जब कृषि सुखानी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई बहुत अच्छा है ये, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहावत है, बहुत ज्यादा आम जो हमारे जीवन है उसमें इसका प्रयोग भी ज्यादातर किया जाता है। जैसे इसको सबसे अच्छा समझते हैं कैसे, जैसे कोई लड़का लड़की होते हैं, है ना, पहले शादी वो नहीं करते जब, तो शादी से पहले वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, यानी कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब उनकी शादी हो जाती है, शादी से पहले तक लड़का लड़की की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन शादी के बाद क्या होता है उसकी बिल्कुल मतलब पहले अरे बेबी मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जैसे ही शादी ये होती है फिर उसके बाद नहीं, कुछ नहीं, घर में क्या करना, बस चुपचाप झाड़ू बर्तन चौका बासन जो होता है वो नॉर्मली से काम करने पड़ जाते हैं। और शादी से पहले ख्वाब दिखाते हैं तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके के ख्वाब दिखा करके बाद में जब उसके सारे ख्वाबों में पानी फेर दिया जाता है, तो बाद में उसको क्या समझा जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अपनी वस्तु का कोई मोल न होना, अपनी वस्तु का कोई मोल न होना। सीधी सी बात है भाई, शादी जब तक नहीं हुई तब तक ये लगता है अरे पता नहीं कहीं किसी और से ना शादी कर ले, जब शादी हो गई अब क्या, अब तो शादी हो ही गई ना, तो ये सारी टेंशन खत्म हो जाती है। इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर समझने लग जाते हैं। ऐसा सिर्फ लड़की के केस में नहीं, लड़कों के केस में भी ऐसा होता है। ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो भी अपने हस्बैंड को क्या समझती हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर समझती है। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला है बच्चे हमारा, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी कि ढोंग दिखाना। क्या है बच्चे? ढोंग दिखाना। ठीक है, ढोंग दिखाना। देखिए गुड़, कोई व्यक्ति गुड़ तो खा रहा है, लेकिन
गुलगुले, गुलगुले अपने यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कुछ त्योहार होते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो अपने यहाँ अपनी संस्कृति में क्या है कि बर्थडे पर गुड़ को घोल करके आटे में मिला करके एक पकोड़े टाइप के सेके जाते हैं, उनको हम गुलगुले कहते हैं। तो देखिए गुड़ तो बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन गुलगुले में क्या होता है, गुड़ में आटा मिला दिया जाता है तो उनकी मिठास कम हो जाती है। तो कोई व्यक्ति गुड़ तो खा रहा है लेकिन गुलगुले से कह रहा नहीं भाई हम नहीं खाएंगे, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, हमको डायबिटीज है, इस तरीके से, तो वहां पर क्या है, ढोंग दिखाना। सीधी सी बात है ना। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे घर में आमतौर पर जो सादा सी चीजें बनती है मीठी, तो उसको खाने में परहेज करता है अगर कोई किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, लेकिन जब वो किसी शादी पार्टी में जाए या उसको कहीं भी बढ़िया सी मिठाई खाने को मिल जाए तो वो खूब सारी खाएगा, ठीक है, तब नहीं सोचेगा कि मुझे डायबिटीज है ऐसा कुछ है, तो तब नहीं सोचता है, तो उसके लिए ये कहावत कही जाएगी, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा, चोर की दाढ़ी में तिनका। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो उसमें अपने आप ही उस पर शंका हो जाती है, यानी कि वो अपने अपराधों को स्वयं प्रकट कर सकता है, यानी कि अपराधी व्यक्ति खुद शंका में रहता है। अपराधी व्यक्ति खुद शंका में रहता है। क्लियर है, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि कोई भी अपराधी जो कि जिसने अपराध किया है लेकिन वो अब खुद भी शंका में, यानी कि अब वो और आसान हो जाएगा कि हाँ इसी ने चोरी की है, इसी ने ये काम बिगाड़ा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा, नीम हकीम खतरे जान, है ना। नीम हकीम, हकीम जो बच्चे हैं आज के टाइम में तो खैर देखने को कम मिलते हैं। हकीम जो आपका शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है, और हकीम पुराने जमाने में हुआ करते थे, जैसे कि मुगल सल्तनत में ज्यादातर जो छोटे मोटे वैद्य होते थे उनको हकीम कहा जाता था, है ना। जैसे आपने जो नाटक देखे होंगे उसमें भी हकीम साहिबा इस तरीके से प्रयोग करते हैं, यानी कि उनको पूरी डॉक्टरी का ज्ञान ना होकर के थोड़ी बहुत जो वैद्यगिरी है वो थोड़ी बहुत सीख लेते हैं, तो वो हकीम कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, नीम हकीम खतरे जान, क्योंकि हकीम जो है वो आधी डॉक्टरी सीखता है, यानी कि उसको जो चिकित्सा शास्त्र उसका संपूर्ण ज्ञान ना हो करके बहुत थोड़ा बहुत मामूली सी जानकारी होती है। लेकिन अगर आप किसी हकीम या इस तरीके के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जान जो है वो खतरे में आ सकती है। सीधी सी बात है भाई, अगर आपको किसी चीज की बीमारी है और वो व्यक्ति को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी हकीमगिरी के माध्यम से आपको कह रहा है कि नहीं तुम ये दवाई खाओ, तुम्हें इससे पूरी तरीके से आराम मिलेगा, तो वो आपका क्या है, एक तरीके से आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। और आमतौर पर हमें ये देखने को भी मिलता है, जैसे कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जहां पर केस बिगाड़ देते हैं लोगों का और लोगों की जान चली जाती है। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि उनको जो दवाई मिलनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल रही है, उनको जो इलाज है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो उनका क्या होगा, नीम हकीम खतरे जान, इस तरीके की कहावत वहां पर हम प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ठीक है। कोई व्यक्ति है, सिर मुड़ाने का मतलब क्या होता है, बाल अटवा लेना, यानी कि गंजे हो जाना, और जैसे ही उसने सिर मुड़ाया ओले पड़ने लग गए, तो भाई क्या होगा, सर पे चोट लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब बाल होंगे तब ओले पड़ेंगे तो इतनी चोट नहीं लगेगी। यानी कि यहाँ पर ये जो कहावत कही जा रही है वो किस लिए, कि इसका अर्थ है कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आना, ठीक है। जैसे किसी का मकान बन रहा है ना, और उस मकान में लेंटर गिरना शुरू हो गया। लेंटर जो कि छत जब बनाते हैं ना, तो जो अपनी जो छत बनाते हैं उसको बोलते हैं, जब लेंटर, जब खुली हुई जमीन को, खुले हुए हिस्से को बंद किया जाता है तो ऊपर से जो दीवार बनाई जाती है उसको हम लेंटर कहते हैं। तो किसी के यहाँ जैसे क्या हुआ, किसी का मकान बन रहा है, क्या हुआ, उसने जैसे ही लेंटर डलवाना शुरू किया वैसे ही बारिश होने लग गई। और लेंटर में आपने देखा होगा, जैसे जिन लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत सारा मसाला और ये सब जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये कहावत का इस्तेमाल किया जाएगा कि सिर मुड़ाते ही ओले
पड़ने लग गए, यानी कि कार्य प्रारंभ होते ही मुश्किलें आनी शुरू हो गई, विघ्न आने शुरू हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि असमान तुलना, असमान तुलना। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक व्यक्ति बहुत गरीब है, महीने का 5-10 हजार रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, दोनों एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी हैं, और जो अमीर व्यक्ति है उसके महीने में मान लिया उसके यहाँ लाखों की इनकम आ रही है। तो भाई जैसे माना हमने कि गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम क्या जो हमें रोज अचार के साथ रोटी दे देती हो, है ना, और जो अमीर व्यक्ति है उसके यहाँ पर उसकी जो वाइफ है वो रोज उसको पनीर की सब्जी और बढ़िया बढ़िया जो आइटम है और बढ़िया मिठाई रोज खाने में अच्छी अच्छी खा रहे हैं। तो जब वो व्यक्ति कहता है तो कहता है कि मेरे पड़ोसी को देखो वो इतना अच्छा अच्छा खाना खाता है, तो फिर उसकी वाइफ कहती है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, यानी कि असमान तुलना, कि भाई उनकी यहाँ पर जो कमाई आ रही, जो उनकी इनकम है वो कितनी है, लाखों में है, और हमारे यहाँ पर इनकम कैसी है, 10,000 5,000, तो इतने में क्या होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुलना है वो कैसी हो जाती है, असमान। तब हम इस कहावत को कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना, ये कब होता है? पहले हम इसका अर्थ समझते हैं, फिर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। यानी कि अपनी शर्म छिपाने के लिए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ गुस्सा करना, व्यर्थ गुस्सा या बेकार का गुस्सा करना। जैसे मान लो आपके घर में मार पड़ गई, ठीक है, मार पड़ गई, मम्मी पापा ने मिलकर कूट दिया तुमको धर के, ठीक है, फिर हुआ क्या, अब तुम अपने दोस्तों के पास गए, तुम खिसियाए हुए थे, ठीक, गए दोस्तों के पास, और वहां भाई माँ बाप है, माँ बाप से तो आप बोल नहीं सकते, तो लेकिन गुस्सा भरा हुआ है, हो सकता है कि आपको बिना गलती के भी कूट दिया गया हो। फिर आप जब अपने दोस्तों के पास जाएंगे तो आप उनसे भी झगड़ा करने लग गए जाके, बिना गलती के, बिना उनकी किसी बात के, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जहां पर कोई लड़ाई हो, लेकिन फिर भी आप झगड़ा करने लग गए। तो वहां पर ये कहावत कही जाएगी क्या, कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना, आप खिसियाए हुए थे, अपनी खिसियाट जाकर के आपने अपने दोस्तों पर निकाल दी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर। किसी कंपनी में आप काम करते हैं और वहां का जो मालिक है, वहां का जो बॉस है, अगर आप उससे भिड़ेंगे तो सीधी सी बात है आप अपनी कंपनी से लतियाए जाएंगे, है ना, ऐसा ही तो होगा। यानी कि स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप अपने घर में भी, अगर आपके घर में जैसे किसी के यहाँ घर पे कोई दादाजी हैं, पिताजी हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत अनुशासन में रख सबको रखते हैं, तो अगर आप वहां पर भी क्या करेंगे, उनसे शत्रुता मोल लेंगे, तो सीधी सी बात है वो भी कह देंगे जाओ बेटा अब तुम्हारा टाइम बहुत हो गया, अब तुम निकलो यहाँ से। अब जब आप घर से निकाल दिए जाओगे तो फिर क्या होगा, दर दर की ठोकरें खाओगे। इसीलिए कहा जाता है जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी लोकोक्ति, काला अक्षर भैंस बराबर। सिंपली है, इसका मतलब है क्या, अनपढ़ होना। क्या है बच्चे, अनपढ़ होना, है ना। अनपढ़ व्यक्ति के सामने आप कितनी भी पढ़ाई की बातें कर लीजिए, कितनी भी ज्ञान की बातें कर लीजिए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब है क्या, काला अक्षर भैंस बराबर, तब हम इसी कहावत का प्रयोग करते हैं और आमतौर पर ये ज्यादातर बोली भी जाती है। ठीक है, अगली है हमारी लोकोक्ति, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। यानी कि ये भी बहुत ज्यादा इसका हम प्रयोग करते हैं और ऐसे लोग हमें देखने को भी बहुत मिलते हैं। यानी कि स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अपनी बड़ाई खुद करना, कि भाई अरे तुम्हें ये काम नहीं करना आता, देखो हम ये काम तो तुरंत कर लेते हैं, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना। यानी कि सामने वाले को लज्जित करना है और अपने मुंह से अपनी तारीफ करना है, चाहे भले ही उसमें क्या हो, 80% उसमें झूठ छिपा हुआ हो, लेकिन क्या है, ऐसे लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपनी तारीफ खुद ही करते रहते, क्योंकि उनका कोई साथ वाला है या उनके जानने वाला है वो तो कर नहीं रहा है, तो वो सोच रहा है कि हम खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कहा जाता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली लोकोक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है कहावत, और इसके ऊपर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक भी लिखा था। इस पूरे नाटक का नाम था अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेरबाजी और टकासेर खाजा। आपने अगर छोटी क्लासेस में जो बच्चे हिंदी मीडियम से रहे होंगे उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, और ये शायद आपको 7th या 8th क्लास की बुक में देखने को मिलता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक भी है अंधेर नगरी और चौपट राजा। यानी कि मालिक कैसा हो, अगर मूर्ख है ना, जहां पर किसी कंपनी में कोई मालिक है और वो खुद ही दिमाग से पैदल है, और वहां पर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति पहुंच जाए उससे ज्यादा दिमाग वाला, तो उसकी वैल्यू उसके साथ में रह करके क्या हो जाएगी, अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाती है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी राजा है वो मूर्ख है, उसे न्याय और अन्याय का बिल्कुल भी सही ज्ञान नहीं है, तो ऐसे केस में भी हम क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। क्योंकि मूर्ख राजा क्या करेगा, अन्याय भी, जो न्याय है वो भी अन्याय ही उसको बदल देगा। ठीक है, तो ये इसके लिए अगर हम अर्थ का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय ही होता है, अन्याय ही होता है। ठीक है, या फिर इसमें यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मूर्ख मालिक के शरण में, या मालिक मूर्ख हो तो सद्गुणों वाले व्यक्ति की पहचान खो जाती है। ठीक है, यहाँ उसका आदर नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगली लोकोक्ति है अक्ल बड़ी या भैंस। बहुत ज्यादा इसका भी यूज किया जाता है, अक्ल बड़ी या भैंस। यानी कि सबसे पहले हम इसके अर्थ को लिखते हैं कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है, ठीक है। जैसे आमतौर पर अगर हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा भारी भरकम है, ठीक है, शरीर से खूब लंबा चौड़ा मोटा ताजा है, और कोई व्यक्ति उसके सामने है वो बहुत ज्यादा शारीरिक जो शक्ति है उसमें बहुत ज्यादा कम है, दुबला पतला है, लेकिन अगर हम मानसिक बुद्धि की बात करते हैं तो जो सूखा व्यक्ति है उसके अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है, और जो भारी भरकम व्यक्ति है सीधी सी बात है उसके अंदर कम होगा। क्योंकि इतना भारी भरकम हुआ कैसे, ज्यादा खाना खाने की वजह से। अब ज्यादा खाना खाने की वजह से होता क्या है, हर कोई कहता है कि ज्यादा खाना खाओगे तो बुद्धि जो होती है वो मंद होती चली जाती है, तो बुद्धि उसकी तेज है, तो वहां पर हम इस केस का यूज कर सकते हैं, इस कहावत का यूज कर सकते हैं कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है। सीधी सी बात है, आपका शरीर खूब बड़ा हो लेकिन अगर आप में बुद्धि नहीं है तो आप बेकार हो बिल्कुल, है ना। इस कहावत को अगर हम समझे तो अक्ल बड़ी या भैंस दिखने में खूब बड़ी होती है, लेकिन अक्ल जो है वो हमारी बुद्धि जो होती है वो हमारे माथे में होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। हम अपने मस्तिष्क में जिस तरीके से मनन करते हैं, तो अगर हम उस हिस्से की बात करें तो वो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन भैंस जो है वो दिखने में काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो काम कौन सी चीज आएगी, अक्ल। ठीक है, अक्ल जो है वहां पर अक्ल को बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अक्ल बड़ी या भैंस, तो किसको हम बड़ा कहेंगे, अक्ल को बड़ा कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 9 नगद ना 13 उधार, यानी कि अधिक उधार की अपेक्षा, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा, थोड़ा लाभ अच्छा। ठीक है, जैसे आपने किसी काम करने के लिए सोचा, आप सोचते हैं कि हम थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर हम एक नया काम शुरू करते हैं। अब आपके पास पैसा तो है नहीं, तो आपने जैसे आपके पास थोड़ा पैसा था, तो आपके पास जितना पैसा है आप उसके हिसाब से काम को सोचिए और उसी के हिसाब से अपने काम को शुरू कीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उधार पे उधार मांगते चले जाएंगे, उन्हें लालच बढ़ जाता है, वो सोचते काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम एक बड़ा सा काम शुरू कर देंगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, अगर आप मात खा जाएंगे तो सीधी सी बात है आपके ऊपर कर्जा भी हो जाएगा और आपको सबका पैसा चुकाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहावत कही जाती है 9 नगद ना 13 उधार, यानी कि अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा उधार मत लीजिए, चाहे भले ही आपको छोटे काम में बहुत कम लाभ हो, लेकिन लाभ तो हो रहा है ना, हानि तो नहीं हो रही है। तो इसीलिए इस कहावत का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला है जो हमारा, ये है बच्चे हमारी लास्ट लोकोक्ति, क्या है, मन चंगा तो
कठौती में गंगा, है ना। मन, मन मतलब जो हमारा मन है, चंगा मतलब अच्छा है, तो कठौती में गंगा, यानी कि शुद्ध मन से, इसका अर्थ क्या होगा, शुद्ध मन से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखेंगे, है ना, और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ भी अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। तो सिंपली बस यहाँ पर इस कहावत को कहने का पर्पस क्या है कि बस आपको अपनी जो मन है, अपनी सोच है, अपने विचार है, उनको हमेशा शुद्ध बना करके रखना है, और दूसरों का बुरा तो बिल्कुल कभी भी नहीं चाहना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि शुद्ध मन से भगवान की प्राप्ति होती है, यानी कि भगवान भी आपके बिगड़े हुए काम को बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि भाई जो आप काम सोचेंगे वो आप कैसे अच्छे मन से सोचेंगे, तो भगवान भी कभी भी ये नहीं देखते हैं कि तुम कितने अमीर हो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। भगवान भी ये देखते कि बेटा तुम्हारा मन कितना शुद्ध है, मन तुम्हारा कितना साफ है, तो ईश्वर भी हमारी उसी हिसाब से कृपा हमारे जो काम है उसको बनाने लग जाते हैं। तो बस अपना मन को क्या करना है, अच्छा रखना है। और ये क्लास जो है ये भी मैं आपके लिए अच्छे मन से ही बना रही हूँ, आपके भले के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके बता सकते हो कि आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देना, और बता देना हमारे चैनल पर जीडी के लिए हिंदी और जीएस की क्लासेस आपके लिए मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। कम टाइम में अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही हैं। तो बस लगातार आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को नियमित रूप से देखते रहना है। मिलते हैं आपसे एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।